चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं, हमने पिछले वीडियो में यह देख लिया था कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किस तरह से हम करते हैं। हम लोगों ने यह देखा था कि हमारे पास मोनोसैकेराइड क्लासिफिकेशन अगर हम हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे किए थे तो मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया था और इनके ऊपर हमने बात भी कर ली थी। ठीक है, अब हम देखेंगे इस ग्रुप को, उसके बाद हम लोग बाकी ग्रुप्स की तरफ जाएंगे। तो हम लोग मोनोसैकेराइड्स को पहले डील कर लेते हैं और इनके डिटेल्स को जान लेते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उनके बाद हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है और इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ लिया था कि ये सिंपलेस्ट शुगर रहेंगे। इनका मतलब ये है कि हम इनका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। हम लोगों ने ऑलिगोसैकेराइड देखा है, ऑलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिल सकता है अगर वो डाइसैकेराइड है, हमको 3 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिल सकता है अगर वो ट्राइसैकेराइड है, हमको 4 मोनोसैकेराइड्स मिल सकते हैं जब वो टेट्रासैकेराइड्स है। लेकिन मोनोसैकेराइड्स का हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। ठीक, दूसरी बात क्या बोले थे हम लोगों ने कि ये एक सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब आप डाइसैकेराइड के बारे में सोचिए कि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप डबल हो जाएंगे कि 2 मोनोसैकेराइड ग्रुप जुड़ेंगे तो, है ना। लेकिन मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो वो सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन रहेंगे। तो और जो मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड में आप लोगों को बताया वो है डी ग्लूकोज या फिर डेक्सट्रोज। देखो आपको ग्लूकोज के बारे में बता दूं कि ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे शरीर में एनर्जी प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का भी प्रोसेस होता है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट अगर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ देखें, इसके भौतिक गुण की तरफ देखें तो यह कलरलेस होता है। ग्लूकोज का आप ध्यान पे रखिए, अगर आपने ग्लूकोज का पाउडर देखा हुआ है ना, तो आपको कलरलेस देखने को मिलेगा, है ना। और ये क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल जैसे सॉलिड्स रहेंगे। क्रिस्टल शक्कर आप ध्यान पे देखिए, है ना। तो ग्लूकोज आप देखें, फिलहाल शक्कर को छोड़ दीजिए, वो डाइसैकेराइड है। तो क्रिस्टल जैसे सॉलिड्स रहेंगे, इसलिए कारण से मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और आमतौर में आप ग्लूकोज को ध्यान पे रखेंगे वो पानी में घुल जाता है, इस कारण से घुलनशील पानी में, और मैं बोल सकता हूँ कि दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। दूसरी बात करें, इनका टेस्ट कैसा होता है, इनका स्वीट टेस्ट होता है। एक बार ध्यान पे रखिए कि नॉन शुगर जिसको हम पॉलीसैकेराइड्स बोल रहे थे उनका टेस्ट स्वीट नहीं होता है। ठीक, अब ये सॉल्यूबल इन वाटर तो है लेकिन इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि बेंजीन में ये सॉल्यूबल नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बेंजीन आपको ध्यान पर रख सकते हो, तो वो उसमें आप इनके सॉल्युबिलिटी नहीं देख सकोगे। तो सॉल्यूबल इन वाटर लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्यूबल होंगे, इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को। ठीक, चलो अब इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। और मैं इसके साथ साथ कुछ एक सिंपलेस्ट शुगर्स की बात करते जाऊंगा आप लोगों के सामने। देखिए कि अगर मैं स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात करूं तो इनका बैकबोन जो होता है उसमें ब्रांचिंग हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इस कारण से इनका जो बैकबोन है वो अनब्रांच्ड रहेगा। ठीक, अब पॉलीमर्स रहेंगे उसमें ब्रांचिंग बीच बीच में देखने को मिलते हैं हमको, जैसे कि हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करें। और इसमें जो कार्बन एटम्स रहेंगे
अब आपको बात कर लिया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो रहेंगे कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर कंपाउंड्स भी देखने को मिले हैं। खैर उसकी बात अपन आगे करेंगे। तो बैकबोन जो है इनका अनब्रांच्ड रहेगा और कार्बन आइटम्स जो रहेंगे उनमें सिंगल बॉन्ड ही देखने को हमको मिलेगा। अब दूसरी बात आप ध्यान पर रखिए, इनमें 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे मोनोसैकेराइड्स में। ठीक, नेक्स्ट बात करूं, अगर कार्बोनिल ग्रुप, देखो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, अगर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कार्बन चेन के एंड में हो, कार्बन चेन के एंड में हो तो वो एल्डोस कहलाएगा, एल्डोस शुगर कहलाएगा। अगर एंड के अलावा किसी और पोजीशन पे हो तो वह कीटोज कहलाएगा। सिंपल सी बात, आपको एक एग्जांपल देख के इन पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करता हूं। एक सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड की बात करूं, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, जो कि सिंपलेस्ट होंगे। देखो सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स की बात करूं, सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड की बात करूं, वो 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड। ठीक है, चलिए, तो 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड आप देखिए। अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, 3 कार्बन हो गए। अब देखो मेरे को एल्डोज बनाना है, अगर मेरे को एल्डोज बनाना है तो इस कार्बन चेन के हमको या तो इस पोजीशन पे या तो इस पोजीशन पे मेरे को कार्बोनिल ग्रुप रखना पड़ेगा। अब देखिए कार्बोनिल ग्रुप की बात करें, अगर वो एल्डिहाइड हो सकते हैं बोला था मैं, देखो कार्बोनिल ग्रुप ये भी हो सकता है। इसका मतलब एल्डोज में एल्डिहाइड की बात कर रहा है, और अगर कीटोन की बात करूं तो वो कीटोस शुगर की बात कर रहा है। ठीक, अगर वो एल्डिहाइड है और वो एंड ग्रुप में प्रेजेंट है, एंड चेन में प्रेजेंट है, तो वो एल्डोस कहलाएगा। अब देखिए कीटोन जो है वो 110% एंड पोजीशन तो क्या बोलते हैं ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ये बात तो पक्की है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो पाएगी, एंड पोजीशन के लायक है नहीं। अब देखिए एल्डिहाइड में एक वैलेंसी बस बचा रहता है तो ये एंड ग्रुप में आ सकता है। इसको पक्का से पक्का इन बीच ग्रुप्स में ही आना पड़ेगा, तभी वो कीटोजेस कहलाएगा। तो ये भी एक फंडा हो सकता है आपको समझने के लिए। कहने के लिए अर्थ में बोल सकता हूं, जब ये वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप आपका एंड में रहे तो मैंने क्या बना दिया, एल्डोज शुगर। ठीक है, अब आप देखिए ये हो गया एल्डिहाइड। और क्या डेफिनेशन है मोनोसैकेराइड की, कि दे कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना। तो पॉलीहाइड्रोक्सी भी हमको बनाना पड़ेगा। देखिए तो पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप में बनाया 2 या 2 से ज्यादा बोला मैं, ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ। इस कार्बन की 4 वैलेंसी ऑक्यूपाई कर करके सब रख दिए, एक OH ग्रुप एक H ग्रुप। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कि ये वाला ग्रुप हो गया आपका एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फिर बाकी सेटिस्फाई हो गए आपके हाइड्रोजन से। तो मैं आप लोगों के सामने 3 कार्बन का एल्डोज बनाया। ठीक, इस 3 कार्बन एल्डोज शुगर को बोला जाता है ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोला जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड। ब्लैक यूज कर लेता हूं, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, चलिए, है ना। अब तो देखिए इस बैकबोन में ब्रांचिंग नहीं है ना। और दूसरा क्या बोल सकता हूं, सभी कार्बन आइटम सिंगल बॉन्डेड रखे। फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बोनिल ग्रुप तो रहता ही है ना, वो तो फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर कार्बन आइटम्स की बात करें जनरली लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक, और अगर देखिए कार्बन आइटम्स सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है ना। बाकी बॉन्ड्स को देखिए ना, ये सिंगल चेन कार्बन चेन्स की बात की है ना मैंने। कार्बन आइटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स।
है ना, और एंड की बात कर लिए। अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप के कोई और पोजीशंस की बात करूं तो हम कीटोस की बात करते, चलिए कीटोस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, हमारे पास अगर देखने का प्रयास करूं, हमारे पास 3 कार्बन ही सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड लिखता हूं। 3 कार्बन के सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स आपके सामने हैं। अब आपको ये एंड में और ये एंड में आपको कार्बोनिल ग्रुप अटैच नहीं करना है, सीधी सी बात है। अब जो रहेगा वो कीटोन ग्रुप वाला कीटोजस रहेगा, क्योंकि बीच ग्रुप में वही आएंगे। ठीक, तो अगर मैं इनकी बात करूं तो कीटोन जो है वो, ये तो पता चल गया कि यहीं पे आएगा। अब देखिए इस कार्बन की चारों वैलेंसी फुलफिल्ड हो गई है, ध्यान पर रखिए। ठीक, अब बाकी कार्बन में मेरे को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करना है ना, और सेटिस्फाई करवाना है हाइड्रोजन से। देखिए यहां पे एक OH ग्रुप में ऐड कर देता हूं, बाकी ग्रुप्स में ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, ये वाली बात हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस वाले कार्बन की, तो OH और फिर H, फिर हमारे पास H। तो ये सिंपलेस्ट 3 कार्बन कीटोस बना, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप फर्स्ट एंड साइड या कार्बन चेन के एंड पे तो नहीं है, कहीं और पे है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप, तो ये कीटोजस रह जाएगा। तो ये कीटोस शुगर है, ये कीटोस शुगर है, 3 कार्बन का शुगर, सबसे सिंपलेस्ट कीटोस शुगर। इसको बोलते हैं हम लोग डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हम लोगों को इस तरह से देखने को मिलेगा। सिंपल सा फंडा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंगल बॉन्डेड रहता है कार्बन चेन्स, ब्रांचिंग हमको देखने को मिलता है। अगर कार्बोनिल जो ग्रुप है वो एंड पे है वो एल्डोस शुगर रहेगा, और जो इंटरमीडिएट पोजीशन पे रहेगा वो कीटोस शुगर रहेगा। ध्यान देने वाली बात और आपको बताता हूं कि अगर कार्बन चेन इसमें 3 है, मोनोसेक्राइड्स की 3 है ना, तो इनको हम लोग बोलेंगे ट्रायोस शुगर। क्या बोलेंगे? ट्रायोस शुगर। तो ये पूरी कैटेगरी किसके अंदर आएगा? ट्रायोस के अंदर, ट्रायोजस के अंदर, बेटर यही बोलना रहेगा, ट्रायोजस। अब आपको मैं बता देता हूं कि जितने भी कॉमन मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स है उसमें OSE हम लगाते हैं। अब देखिए अगर 3 कार्बन एल्डोस शुगर है, 3 कार्बन एल्डोस शुगर है और 3 कार्बन कीटोस शुगर है, तो इनको हम रेस्पेक्टिवली एल्डोट्रायोस और कीटोट्रायोस बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे? एल्डोट्रायोस या कीटोट्रायोस, है ना, इनको बोलेंगे। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप 3 कार्बन, तो ये एल्डोट्रायोस है ना, और ये वाला रहेगा आपका कीटोट्रायोस। हो गया, एकदम सिंपल सा फंडा कि एल्डोट्रायोस और कीटोट्रायोस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो ये एल्डोट्रायोस कहलाएगा, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कीटोट्रायोस कहलाएगा। ऐसे ही अगर 4 कार्बन रहेगा तो वो एल्डोटेट्रोजस कहलाएगा, टेट्रोस कहलाएगा, और कीटोटेट्रोस कहलाएगा आपका नेक्स्ट 4 कार्बन कीटोन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। तो ये थी आपकी, देखो 5 कार्बन होगा तो पेंटोस, ठीक, 5 कार्बन होगा तो हेक्सो, 6 कार्बन होगा तो हेक्सोस, एल्डोहेक्सोस अगर एल्डिहाइड ग्रुप वाला है, कीटो एल्डोस अगर क्या वाले हो आपके कीटोन ग्रुप वाले हो। तो हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज देखा कि जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर कीटोन ग्रुप है तो वो कीटोजस रहेगा। एक फंडा बात ध्यान पे रखे रहना, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, एल्डोजस शुगर कहलाएगा। ठीक, तो हमारे पास 2 कैटेगरी आ गया, एल्डोस शुगर और कीटोस शुगर। ठीक, लेकिन उससे पहले, जानने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज
इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है एल्डोस शुगर के, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो कीटोस शुगर का सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है। अब हमको देखना है ये एल्डोट्रायोस हो गया, एल्डोटेट्रोजस में कौन कौन से एग्जांपल है, एल्डोपेंटोजस में कौन कौन से एग्जांपल है, एल्डोहेक्सोजस में कौन सा एग्जांपल है। ठीक, नेक्स्ट अगर इसकी ऐसा ही हम लोग कीटोट्रायोजस, कीटोटेट्रोजस, कीटोपेंटोजस और कीटोहेक्सोजस को भी देखने का प्रयास करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को डील करने की बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इनके और स्ट्रक्चरल फीचर्स में हम इनका कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम किस तरह से इन कार्बोहाइड्रेट्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। एकदम सिंपल सा फंडा है, आपको केवल ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, तो हम लोग अब इन स्ट्रक्चरल फीचर्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिनको हम बोलते हैं ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। हम ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेकेराइड्स में किस तरह से असाइन करेंगे इसको देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक है आपका कायरल कार्बन और दूसरा है आपका एनेंशियोमर्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कायरल कार्बन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम एनेंशियोमर्स की तरफ आएंगे। अगर आप ये दो फिनोमिना जान जाएंगे तब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन फिट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट में एकदम इजी हो जाएगा। देखिए, ये जो सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड एल्डोट्रायोज मैंने आप लोगों को बताया था, जिसको मैं बोल रहा था ग्लिसरॉल्डिहाइड, इस फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, देख सकते हैं। अगर मैं एल्डिहाइड को CHO लिखूं और नीचे अगर CH2OH ऐसा लिख सकता हूं, CH2OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप, और मिडिल कार्बन्स को अगर मैं रेड से बनाऊं तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। आपके पास इस तरह से भी लिख सकता हूं, आपको ध्यान पे सिमिलर ही है, सिमिलर चीजें। ठीक, अब आप देखिए कि आप सबसे पहले इस कार्बन को देखेंगे तो आप को असाइन क्या करने को देखने को मिलेगा कि ये कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, इसके पास दो बॉन्ड ऑक्सीजन के हैं, मतलब ये दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ किया और एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ किया। आपको कायरल कार्बन समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि जब कार्बन के चारों वैलेंसीज, हमारे पास कार्बन के 4 वैलेंसीज है, देखिए, जब कार्बन के चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से शेयरिंग करे या बॉन्ड बनाए, जैसे कि इन वैलेंसीज के पास मान के चलिए कि ये A के साथ बॉन्ड कर रहा है, B के साथ कर रहा है, C के साथ कर रहा है, D के साथ कर रहा है, तो देखिए ये ग्रुप जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन क्या हुआ कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड डिफरेंट ग्रुप से हो, उस कार्बन को अपन लोग बोलेंगे कायरल कार्बन, या फिर इस कार्बन को अपन लोग स्टीरोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। इसको हम लोग स्टीरोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। अब हमको इस पूरे मॉलिक्यूल में हम लोगों को जानने की आवश्यकता है कि कायरल कार्बन कौन सा कार्बन है। तो ये देखिए, पहला कार्बन में तो हो नहीं सकता कि ये कार्बन जो है ये दो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड किया, तो उसकी बॉन्डिंग 4 में से 2 तो ऑक्सीजन के साथ होगी, तो कॉमन हो गया। ये ABCD से नहीं हुआ है ना, मतलब डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं है, तो ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन एक और कार्बन से अटैच है, ये OH ग्रुप से अटैच है,
और ये वाला H ग्रुप और H ग्रुप से। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 2 H ग्रुप इस कार्बन पे रह गए, तो ये कॉमन हो गया, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए इस कार्बन में, ये एक कार्बन से अटैच है ना, और ये इस कार्बन कंपाउंड से अटैच है ना, और ये इस कार्बन कंपाउंड इस हाइड्रोजन से अटैच है, और ये OH से अटैच है। देखिए अब ये कार्बन से तो अटैच है, लेकिन ये पूरा ग्रुप तो डिफरेंट ये पूरा ग्रुप तो डिफरेंट है ना, तो ये एक डिफरेंट ग्रुप हो गया। OH इसके लिए डिफरेंट ग्रुप हो जाएगा। देखिए ये OH इसके लिए डिफरेंट ग्रुप हो गया अगर मैं इस कलर यूज करूं तो। और एक ग्रुप इससे अटैच है, किसका ग्रुप, हाइड्रोजन, 1 सेकेंड, मैं उसके लिए कलर यूज कर सकता हूं दूसरा, जैसे कि ये वाला OH से अटैच है, ये वाला आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप से अटैच है, और ये वाला जो है ये दूसरा ग्रुप हो गया। तो आप लोगों के सामने मेरे पास इस कार्बन के पास एक OH ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन ग्रुप। देखो ये पहले इसके ऊपर कॉमन हो गया था, यहाँ पे ऑक्सीजन कॉमन हो गया, इस कारण से कायरल सेंटर नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं इस कार्बन को बोल सकता हूं कि ये कायरल कार्बन या स्टीरोजेनिक कार्बन है। तो अब मैं इस कार्बन को बोलूंगा कि ये कायरल कार्बन है, और मैं इसको डिनोट कर दूंगा किससे, स्टार मार्क से। तो स्टार मार्क से मैं इसको डिनोट कर दिया, हो गया। अब देखिए कायरल कार्बन जो है वो अब एक प्रकार का आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जिनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, एक बात ध्यान पर रख लेना। अब कायरल कार्बन का मॉलिक्यूल अगर मैं इसका मिरर इमेज देखने की कोशिश कर दूं, अगर मैं इसका मिरर इमेज देखने की कोशिश करूं, कहने का मतलब है ये मॉलिक्यूल है, इसके सामने मिरर ला दिया, तो वो मिरर किस तरह से अपने को ये कंपाउंड को दिखाएगा। इसका OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा, और ये जो H साइड हो गया। उसके बाद अगर मैं बाकी देखने की कोशिश करूं तो मेरे को कुछ इस फॉर्मूले के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो मेरे को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ओपन बनाओगे तो आपको ओपन भी देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, तो अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो बना लिए, मिरर इमेज बन गए, ये इसका मिरर इमेज हो गया कि अगर मैं इसको मिरर के सामने रखूं तो एक मिरर इमेज मेरे को ऐसा दिखेगा। तो क्या ये दोनों को मैं एक के ऊपर एक इस तरह से डालने की कोशिश करूंगा तो क्या वो सिमिलर होंगे? बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब देखिए अपने हाथ को आप मिरर पे डाल के देखेंगे तो ये हाथ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको सेम टू सेम इस हाथ को मैं इस तरह से मिरर के सामने डालूंगा तो ये ऐसा दिखेगा सेम टू सेम, क्योंकि ये अंगूठा अब ये इस साइड राइट साइड आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड है। तो अगर मैं इसको ऐसा उठा करके इसके ऊपर समाहित करने की कोशिश करूंगा तो ये बिल्कुल भी एक ऊपर के ऊपर नहीं होगा। अगर ये कुछ ऐसा कुछ हो जाता तो मैं बोलता कि एक दूसरे के स्ट्रक्चर में सिमिलर हो गया, मतलब इम्पोज हो गया, सुपर इम्पोज हो गया। लेकिन ये इनके मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। इसको उठा के इसके ऊपर डालूंगा तो ये सिमिलर नहीं होंगे। तो इस कारण से इसको अपन बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज हमको देखने को मिलेगा जब इनके मिरर इमेजेस की बात कर रही है। तो एक मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन है लेकिन उनके मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल
है, तब मैं क्या बोल सकता हूं, उनको हम बोलेंगे एनेंशियोमर। उनको हम क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर्स। क्या बोला, कायरल कार्बन जिनके मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल है, उनको हम क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर्स। अब ये दो कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनके दो फॉर्म्स हैं, इनके दो फॉर्म्स है। देखिए इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से डिनोट करते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे, फिशर प्रोजेक्शन, एक सेकेंड में दूसरा वाला, फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं इनके, तो हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। देखिए अब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में होता क्या है, जितने भी हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है, वो बॉन्ड हमको अपनी तरफ दिखेंगे, और जितने भी वर्टिकल बॉन्ड है वो हमको पीछे की ओर जाते दिखेंगे। देखिए ये एक कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल सेंटर से, है ना, ये कायरल कार्बन एटम हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स OH और H हुए, तो ये जब मैं फिशर प्रोजेक्शन थ्री डायमेंशनल में देखने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे को सामने की तरफ दिखेंगे। समझ रहे हो, अगर मैं इस पेन की बात करूं तो मान के चलिए कायरल कार्बन है, तो ये मेरे को दो बॉन्ड सामने की तरफ देखने को मिलेंगे। ये देखिए सामने की तरफ, है ना, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और बाकी दो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं वो हमको पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे। जो वर्टिकल बॉन्ड्स है वो हमको पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरह से बोल सकते हो कि अगर ये कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, इसके दो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है, ये कुछ इस तरह से हमको सामने की तरफ दिख रहे हैं, और ये इसके दो CHO और CH2OH वाले हैं, ये मेरे को पीछे की तरफ देखने को मिल रहे हैं। तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में देखते हैं। अब आप इसके दो फॉर्म्स को कैसे रियलाइज करेंगे ये ध्यान पे रखिए कि इस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में जो कायरल कार्बन है, अगर उसमें OH राइट हैंड साइड पे है, ये ध्यान पे रख रहे ना, जो कायरल कार्बन है अगर उसमें OH राइट हैंड साइड में है तो ये कहलाएगा डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और अगर OH कार्बन कायरल कार्बन में लेफ्ट हैंड साइड में है, देखो हम इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस मॉलिक्यूल को मानते हुए कार्बोहाइड्रेट के कॉन्फ़िगरेशंस को मानते हैं, ठीक। हमने एक रेफरेंस मॉलिक्यूल को इसको मान लिया है। अगर इसमें OH ग्रुप जो है वो राइट साइड में है, यही कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस को लेते हुए हम आगे भी नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक। तो ये डी फॉर्म पे रहेगा। अगर OH ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये L आइसोमर कहलाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये हो जाएगा आपका L ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो आपको सबसे पहले कायरल कार्बन खोजना पड़ेगा और उसमें हम लोगों को OH के पोजीशंस देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ध्यान क्या रखना है, एनेंशियोमर्स, ये दोनों, ये एनेंशियोमर हो गए दोनों, क्योंकि इनके मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो हमारे पास D और L फॉर्म हम लोगों को देखने को मिला है। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं ये भी आपको पता चल गया, ठीक। तो अब हम इतने सारे कॉन्फ़िगरेशंस और सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड को पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्बोनिल ग्रुप एल्डोज शुगर, एल्डोजेस देखने की कोशिश करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स, और वो लगभग डी एल्डोजेस ही होंगे। आपको स्ट्रक्चर्स मेरे को बताने हैं, है ना, इस स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान पे देखिए, और लगभग मैं एल्डोज शुगर की बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद कीटोज शुगर की बात करूंगा। तो इतने में हमको मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक पार्ट है मोनोसैकेराइड का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एल्डोज शुगर को देखने की कोशिश करते हैं।
इतना आप ध्यान पे रखिएगा। आप आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। कुछ चीज़ समझ में नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको लाइव क्लासेस में बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। एल्डोस शुगर में नेक्स्ट क्लास में पहुँचते हैं। ठीक, धन्यवाद।